इस पूरे हफ्ते 3 दिनों से भारतीय बाजार है एकदम चुस्त और ग्लोबल मार्केट है सुस्त। आज है मंथली एक्सपायरी का दिन। अप्रैल सीरीज का आज होने वाला है समापन और संकेत है फिर से दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के। कल हम बचा पाए कमजोरी को और एक अच्छी मजबूती हुई। क्या आज वैसा ही होगा या फिर एक्सपायरी के दिन कुछ अलग एक्शन? ये आज का फोकस है। बिल्कुल सर। आइए तो करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। मैं हूं दीपांशु भंडारी, नमस्कार। और अच्छी रही है अप्रैल सीरीज, क्या अच्छी क्लोजिंग भी आपको जिताएगी? कितने गेंस के साथ आप क्लोज होंगे? क्या है लेवल्स आज के लिए इंपॉर्टेंट? 17,800 कल क्लेम कर लिया था, आज क्या होगा? ये सब मुझे इस जानना है बात आपके की साथ। खुशी है कि मार्च सीरीज के अंत में हमने ये बहुत स्ट्रांगली कहा था कि चिंता मत करिए, डरिए मत। अप्रैल सीरीज आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। पिछले साल की चिंताओं को पिछले साल में छोड़ के नए साल में आगे बढ़िए। और इससे बढ़िया सीरीज की आप न उम्मीद कर सकते न करनी चाहिए जी। अब नई सीरीज अगर ऐसे भी निकल जाए तो बहुत बढ़िया माना जाएगा। हाँ। क्योंकि जिस तरह के मूड माहौल में हम बढ़े वो काबिल तारीफ है। न पूरी सीरीज कल भी आपने वही देखा कि ग्लोबल मार्केट्स की चिंताओं के विपरीत भारतीय बाजार मजबूती के साथ आगे बढ़े। आइए आज आगे बढ़ने के लिए ट्रिगर्स क्या क्या है जरा नजर डाल लेते हैं। किन ट्रिगर्स के दम पर हम आगे बढ़ेंगे? डाउ 250 पॉइंट अंक लुढ़का है। आजकल हम लुढ़का इसलिए लिखते हैं कि आजकल 25-50 पॉइंट से ज़्यादा मूव नहीं होता है। नहीं तो एक ज़माना था 200-300 पॉइंट गिरा कमजोर इतना ही लिखा जाता था। 500-700 में लुढ़कता था, आजकल 200 में लुढ़कने लगा है। बैंकिंग संकट इनकी चिंताएं फिर से हावी होती दिख रही। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भारतीय बाजारों के लिए, कच्चा तेल $78 के नीचे कच्चा तेल आता हुआ दिख रहा है। इस पर रखिए नजर, जो हमारे लिए काम की है। कल आए हुए नतीजे, ढेर सारे लंबी लिस्ट है बाजार बंद होने के बाद की, और आज भी आपको पूरे दिन भर बाजार नतीजों के लिहाज से रखेगा बिजी। बिल्कुल, तो बिजी डे रहने वाला है क्योंकि ढेरों नतीजों का रिएक्शन है। ढेरों नतीजे आज आने वाले हैं। सुबह सुबह कोफोर्ट्स के नंबर्स भी आ गए। खैर, नतीजों पर अनिल जी से बात तो जरूर करेंगे, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे। बट एक बार थोड़ा मार्केट सेटअप समझ लेते हैं। और लगातार दूसरे दिन अनिल जी हम देख रहे हैं शाम को अमेरिकी बाजार गिरे हैं, बट अगले दिन फ्यूचर्स में आपको चुस्ती दिख रही है। और लगातार दूसरे दिन स्पेशली नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 0.5% ऊपर है। तो चल क्या रहा है? डाउ गिर रहा है और बड़ी गिरावट दिखा रहा है रिलेटिवली पिछले कुछ दिनों के एक्शन से कंपेयर करें तो, बट नैस्डैक उसके सामने अच्छी मूव दिखा। माइक्रो के बजाय मैक्रो पर बाजार ट्रेड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। दो चीजें हैं। पहले तो ये कि गिर क्यों रहे हैं वो समझा जाए, और उसके बाद क्या ये गिरावट लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है? ये दो बड़े सवाल हैं। गिरने की वजह ये कि अमेरिका में बैंकिंग संकट को लेकर चिंताएं फिर से हावी होती दिख रही हैं। और लगातार दूसरे दिन कल भी अमेरिकी बाजारों में बैंक शेयर तेजी से गिरे हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। अब ये चिंताएं क्यों हैं? ये तो पहले ही आ चुकी थी चिंताएं, उसके बाद 10-11 बैंक मिलकर पूंजी डाल चुके हैं, इससे बचा चुके हैं। इसका बचना तो तय है। उस समय जो कुछ हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को लेकर जो चिंताएं, वो तो खत्म हो चुकी थी। अब हो ये रहा है इन बैंकों के जब नतीजे आ रहे हैं और नतीजों के साथ जो डेटा आ रहे हैं वो डेटा एक नई चिंता पैदा कर रही है कि डिपॉजिट्स निकल रही है, बिजनेस पर असर आ रहा है। तो अब जो चिंताएं इस बात को लेकर नहीं कि बैंक बंद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, इन्वेस्टर्स का पैसा, डिपॉजिट होल्डर्स के पैसे का क्या होगा। अब चिंताएं ये कि इन छोटे छोटे बैंकों के बिजनेस का क्या होगा। क्योंकि अगर डिपॉजिट ही नहीं है तो भाई कोई पैसा मिलेगा तो उधार दोगे ना। करेक्ट। सो अगर आपकी डिपॉजिट बेस ही उड़ रहे हैं, और ये चिंता जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में दिखी कि अरे 10-12 बैंक मिलकर बचा रहे हैं, फिर भी डिपॉजिट होल्डर ने पैसा निकाल दिया, तो दूसरे छोटे बैंकों में भी अब उसका असर सेंटिमेंट वाला दिख रहा है। और उससे वो दूसरे बैंक भी गिर रहे हैं। इसके साथ देखो भाईचारा तो है ही ना बैंक में। एक गिरता है तो बाकी भी गिरता है। तो वो वैसा हाल अमेरिका में दिख रहा है। सो इस वजह से अमेरिका के बैंकिंग शेयर काफी तेजी से घट रहे हैं। एक दिन 50%, फिर दूसरे दिन 30%, मतलब तो अच्छी खासी गिरावट उस वजह से हो रही। तो ये एक डर है। बाकी अगर आप देखेंगे तो दूसरा डर रेसेशन का है कि रेसेशन आ सकता है। क्या, कैसे? एक, बैंक्स की तरफ से लोन ग्रोथ स्लो हो रही है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक है। बाकी डेटा बहुत ज़्यादा मजबूती के नहीं दिख रहे हैं। ये इकोनॉमी वालों को चिंता है। ये दूसरी तस्वीर है। ये दूसरा हल्का फुल्का नेगेटिव है। लेकिन वैसे ईमानदारी से अमेरिका वाले चाहते यही हैं कि थोड़ा स्लो डाउन हो ताकि महंगाई काबू में आए। अब तीसरी तस्वीर बिल्कुल विपरीत है, और वो है कंपनियों के नतीजों की। किसी भी हिसाब से आप देखिए, अमेरिका की कोई भी अभी तक ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसने कोई एक्सीडेंट किया हो। नहीं है अब तक। सबके नतीजे बढ़िया आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो कंपनियों की कमाई में अगर आप जाकर देखेंगे तो कोई मंदी नहीं है, कोई स्लो डाउन नहीं है, कोई रिसेशन का डर नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक डेटा धीमे धीमे कम हो रहे हैं, और बैंकिंग संकट थोड़ा सा, संकट तो नहीं है, संकट की चिंता है।
संकट आना और संकट की चिंता आना दोनों में फर्क अलग चीज़ है। अभी चिंता आ रही। सो ये इन तीनों के बीच में अमेरिकी बाजार थोड़े से 1-2 दिन ये ढीले हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा ढीले होंगे। नहीं होंगे, ढीले तब होंगे इन सब के साथ अगर कोई रिजल्ट खराब आ जाए। हाँ, जो अब तक नहीं हुआ। कोई बड़ा रिजल्ट खराब आया तो गिर जाएंगे, ओके, और वो अभी तक दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा। सो अगर एक आध रिजल्ट और अच्छे आ गए तो मुझे लगता है आजकल में अमेरिकी बाजार भी एक आध दिन में वापस से घूम जाएंगे। सो ऐसे ज़्यादा फोकस करें। सो अभी तक ऐसी कोई चिंता की बात मुझे तो नहीं दिख रही है, और शायद यही वजह कि हम ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं दे रहे हैं, लिमिटेड ही दे रहे हैं। हम क्या, हमारी छोड़ो, एशिया में देखो एक निक्के ही छोड़ दो 50-55 पॉइंट नीचे है, बाकी सारे हरे निशान में। चीन, हांगकांग, ताइवान, कोरिया सब ऊपर है, खाली एक सिंगापुर छोड़ दो 0.5% नीचे। सिंगापुर और जापान 1/4 0.5%, बाकी 3-4 बाजार हरे निशान में भी है। डाउ फ्यूचर्स भी आपके थोड़े हरे निशान में, नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में। सो आई थिंक लिमिटेड इम्पैक्ट है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई डाउ 250 पॉइंट गड़ा है फिर भी हम तो 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ना इतना भी नहीं जी। हाँ, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन लिमिटेड है। खाली एक ही चीज़ है जी, जो 2 दिनों का 3 दिनों का अमेरिका का एक्शन है वो आपके बढ़ने की रफ्तार धीमी कर सकता है, वो आपको ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल पर रोक सकता है, एक्सपायरी के दिन थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ा सकता है। बस ये वो हो सकता है, बस वही हो सकता है। ठीक है सर। एक्सपायरी की वोलेटिलिटी का मैंने आके एक बहुत इंटरेस्टिंग आज ट्वीट भी डाला, उसकी भी आगे हम बात करेंगे जब हमारे सब एक्सपर्ट्स आएंगे। डन सर, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे फैक्टर्स तो ठीक है। एक फैक्टर जो हम काफ़ी टाइम से नहीं बात कर रहे हैं, बट कच्चा तेल 1 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। कुछ समय पहले हमने देखा था जब आउटपुट कट, सरप्राइज आउटपुट कट किया था महीने की शुरुआत में, 88-89 तक पहुंच गया था। वहां से ब्रेंट आपका 78 हो गया, ये नाइमेक्स तो 75 के भी नीचे आ गया है। एक बार कच्चे तेल की बात तो बनती है सर। बिल्कुल बनती है, और अच्छी बात है जी। हमारी महंगाई तो नीचे लाने के लिए कच्चा तेल ही काफ़ी है। एक अगर कच्चा तेल नीचे आ जाए तो हम तो वैसे अपने महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, कर भी रहे जी। तो आई थिंक ये अच्छा, सबसे बड़ी बात दीप, इस बार का जो फॉल हुआ ना 88 से 78, ये अनएक्सपेक्टेड था। इस बार ऐसा लग रहा था कि इतना तेजी से घटेगा नहीं। राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट कच्चा तेल बढ़ता है तो भी रिएक्शन नहीं देता है, घटता है तो भी आजकल रिएक्शन नहीं देता। हमारे लिए ट्रिगर रहा नहीं डे टू डे बेसिस पे। राइट। मैं बताऊँ ना आप, एक ज़माना था डे टू डे बेसिस पे कच्चे तेल के दाम के बेसिस पे मार्केट ऊपर नीचे हो जाता था। एक ज़माना ऐसा था जब रुपए की चाल डॉलर के सामने जो होती है उस पर आईटी स्टॉक ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ ट्रिगर्स अपना रंग बदलते रहते हैं, मार्केट अपने ट्रिगर्स बदलते रहता है। सो कच्चा तेल नो मोर ए ट्रिगर नहीं रहा है। हाँ, ना अच्छा ना बुरा। हाँ, मतलब घटता है तो भी हम बहुत खुश नहीं होते और बढ़ता तो भी हम बहुत दुखी नहीं होते। राइट, है ना। सो ठीक है, ऐसे ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए। हमारा रोज का खर्चा जो है देश का कच्चा तेल खरीदने का वो कम हो रहा है, थोड़ा रुपए की कमजोरी पे लगाम लगा सकता है, मजबूती बना सकता है, हमारा इंपोर्ट बिल कम करता है। हमारे यहाँ भी दाम डेली बेसिस पे जो चेंज होते हैं वो थोड़ा कम करेगा। सो ओवरऑल $10 नीचे आना गुड न्यूज़। ठीक है। उसके साथ रुपया भी देख लीजिए, 1 हफ्ते की ऊंचाई पर है, कल 15 पैसे की मजबूती दिखाई दी। तो ओवरऑल फैक्टर्स हमारे लिए पॉजिटिव हैं। अब ठीक है, बाजार ग्लोबल थोड़े सुस्त हुए हैं, बट उसका कोई हमें इम्पैक्ट नहीं दिखना चाहिए। एक और नहीं बोल रहे हो आप, 7-8 दिन बाद क्या हुआ आज कल? हाँ, एफएस वो आने वाला था, डेटा हो तो था 7 दिन की बिकवाली के बाद। अच्छे और अच्छा आंकड़ा आया, अच्छा आंकड़ा है। ठीक है दीप, कहने के लिए आप कह सकते हैं कि एफआईज ने कल 1250 करोड़ की कैश में खरीदारी की है। उसमें थोड़े बहुत एक्सपायरी के एडजस्टमेंट हो सकते हैं कि आपने कैश में डिलीवरी खरीदी है। फ्यूचर्स में 800 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। इंडेक्स में सरप्राइजिंगली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले खाली 50 करोड़ की वो खरीदारी का आंकड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें दीप तो आंकड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे। 2 चीज़ें साफ दिख रही, एक बिकवाली का प्रेशर एफआईज ने कम कर लिया है, बेचने का मूड तो नहीं है, अब कितना खरीदना वही वाली बात है। और लोकल फंड्स बहुत समझदार हैं, शार्प है, बोले आपको बेचना है तभी हम आपसे लेंगे, हम ऐसे नहीं खरीदेंगे, सप्लाई आपकी आए तो हमें बता दो, हम ले लेंगे, हमारे पास पैसे हैं। सो अगर एफआईज खरीद रहे हैं तो ये हाथ रोक लेते हैं, और एफआई जिसका जिस दिन बेचने का मन होता है बोलो दे दो, हम लेने के लिए तैयार है। और वो होता भी ना कि बड़ा ब्लॉक आपको मिल जाता है, मार्केट से नहीं खरीदना पड़ता। सो वो तो इस हिसाब से आंकड़े जो 7 दिन के बाद फिर से कैश मार्केट में खरीदारी क्या है। हाँ, इसमें आंकड़ों में एक ही चीज़ आज यानी टुडे और कल यस्टरडे
इन 2 दिन के आंकड़ों को बहुत ज़्यादा आप एकदम एब्सोल्यूट टर्म्स में मत पढ़िए, एक्सपायरी के एडजस्टमेंट होते हैं, फिर भी नंबर्स ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। नंबर्स अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, तो एफआईएस का भी भरोसा हो गया, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। एक आज की स्ट्रैटेजी समझो, उससे पहले एक्सपायरी के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना है सर? देखो दीप, अभी जो डेटा बनकर निकल के आ रहे हैं ना, निफ्टी को 17,700 के ऊपर एक्सपायरी देनी है, सॉरी नीचे देनी, माफ कीजिएगा, नहीं 17,900 के ऊपर देनी है, 200 पॉइंट की रेंज, ठीक है। ब्रॉडली ये रेंज आपकी नजर आ रही है, 17,800 पर है। 17,800 के आसपास है डेटा जिस तरह से बने। बैंक निफ्टी में सिंपल ये न 42,000 की 500 के नीचे एक्सपायरी देना चाहता है, न 43,000 के ऊपर। सो वैसे देखा जाए तो एक्सपायरी में कोई बहुत बड़ा मूव आकर क्लोजिंग बेसिस पे संभावना है। क्या इंट्राडे में बड़ा मूव आ सकता है? मेरा ये समझना है इंट्राडे में भी संभावना कम है। हाँ, क्योंकि 17,700 आसानी से टूटेगा नहीं, आप 100 पॉइंट ऊपर है, 17,900 आसानी से पार होगा नहीं। तो 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे को एक्सपायरी के लिए आप बड़ा मानते कि नहीं मानते हो, आपके ऊपर। करेक्ट सही बात है ना। फिर 100 ऊपर 100 नीचे को मैं बड़ा नहीं मानता, उसके बाहर निकलने के चांसेस कम है। अगर समझो डाउ फ्यूचर 150-200 नीचे हो जाए तो हो सकता है 17,700 आप तोड़ के 17,665 तक आ जाए। डाउ फ्यूचर रिकवर होकर 200 ऊपर हो जाए तो आप 17,900 के पार निकल के 17,925 975 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों ही लेस लाइकली चांसेस कम है ऐसा होगा। सो आप रेंज में रह जाएंगे। बैंक निफ्टी 42,500 के नीचे जाने की संभावना कम है और 43,000 के ऊपर भी जाने की संभावना कम है। फर्ज करें अगर कुछ हो गया ऐसा कि 42,500 तोड़कर आप नीचे टिकते हैं तो नीचे 42,275 42,375 इतना मजबूत सपोर्ट है, जितना चाहिए उतना, यानी कि 200-225 पॉइंट से नीचे की ज़्यादा की रिस्क नहीं है। 43,000 पार करके टिक गए तो 43,150 43,250 परफेक्ट रुकावट की रेंज है। सो आई डोंट थिंक कि इस रेंज के बाहर निकलेगा भी, और निकला तो भी 200 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में दोनों तरफ गिन लीजिए, निफ्टी में 50-75 पॉइंट का मूव गिन लीजिए, दैट्स इट। सो उतना होना नहीं है। सो एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं कि ग्लोबल है तो बहुत ख़राब हो जाएंगे या कल की तरफ बढ़ गए तो बहुत बढ़ जाएंगे। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होगा, लग तो नहीं रहा, डेटा तो एकदम स्टेबल है। और आजकल एक चीज़ और है कि एक्सपायरी के वक्त अब एक सीरीज में एक स्ट्राइक प्राइस पे 2-2 करोड़ शेयर खड़े हो जाते हैं। सो लिक्विडिटी बहुत है। सो इतना इजी नहीं है कि एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आए या शार्प सेल ऑफ आए, वैसा नहीं होता है। हाँ, अब वो मैच्योरिटी और डेप्थ आ रही है मार्केट में, जो अच्छी भी बात है, अच्छी है, बढ़िया है। डीप मार्केट हो गया। आप मार्केट की कमियों से पैसा नहीं बना सकते, राइट। आपको अपने व्यू से पैसा बनाना पड़ेगा और वही होना चाहिए, बिल्कुल। आपका व्यू सही है तो पैसा बने, व्यू गलत है ना बने, राइट, है ना। तो वो हो रहा है। चलिए, कल भी वैसे हमने देखा वापस डेज हाई पर बंद हुए, एक दिन का ब्रेक आ गया था, बट कल फिर से सोचो डेज हाई पूरे 3 दिन मजबूत हरे निशान में, और बैंक निफ्टी तो लगातार 3 दिन इस रनअप का बेस्ट परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली 39,050 की क्लोजिंग से आप 40, 41, 42, 3,000 पॉइंट ऊपर है क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी में भी आप देखिए 16,900 के आसपास की आपने जो क्लोजिंग ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट 900 पॉइंट 828 का लो था, वहाँ से बहुत 1,000 पॉइंट आ गया। 16,828 से 17,828 पे आ गया, बढ़िया। चलिए ठीक है सर, फिर बताएं आज का सेटअप। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पे रखना तो पड़ेगा, देखो अब तो बनता है 2 दिन से, हाँ तो बनता तो है। एफआईज पॉजिटिव है, डीआईज न्यूट्रल है, एफएनओ न्यूट्रल है। न्यूट्रल से हल्के से सावधानी वाले, मैं बताऊंगा आगे आपको पोर्टफोलियो रेशियो में। सेंटीमेंट न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है, मेरा तो पॉजिटिव है, थोड़ा डेटा के हिसाब से न्यूट्रल दिखा है। ट्रेंड न्यूट्रल है। और अपने कल भी यही बात थी कि डरना नहीं है, आज भी सेम स्ट्रेटेजिकल वाली, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डाउ देख के डरिए मत, जब डरना होता तो हम बोलते हैं डरो, जब नहीं डरना, कई बार लोग बोलते हैं अरे आप तो डाउ देख के डर जाते हो, बोलते हैं हमारी अपनी कुछ औकात नहीं है क्या, हमारी ताकत है। अरे भाई ताकत से क्या करना है, पैसे लगते हैं ना यहाँ पे लोगों के। जिस चीज से मार्केट चल रहा है, मार्केट के साथ, मार्केट से लड़ना थोड़ी है, मार्केट को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं है वो आपका। एग्जैक्टली ये ऊपर क्यों चला गया या ये नीचे, अरे वो जिधर जा रहा है उसके साथ चलना है, तभी तो आप पैसा बनाओगे। अकड़ से क्या होगा, एग्जैक्टली व्यू होल्ड के फायदा, पैसे लग जाएंगे, लड़ने लायक नहीं रहोगे। करेक्ट। सो इसलिए कई बार, अब जैसे इस बार अभी हम डाउ के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो हम बोलते हैं नहीं चलना है, करेक्ट। डाउ के हिसाब से मार्केट चलता है तो बोलते चलना है। तो जो ट्रेंड है उसके साथ रहो। अभी हमारा ट्रेंड ये है, हम डाउ के मुकाबले में कम गिरेंगे, डाउ के मुकाबले में ज्यादा बढ़ेंगे। अगर डाउ बढ़ा तो हम ज्यादा बढ़ेंगे, डाउ गिरा तो हम कम गिरेंगे। कम गिरेंगे, हमारी फोकस क्लियर है। गॉट इट। राइट।
अब आइए निफ्टी 17,700 17,750 आज पहला सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया है। 2 दिन से 17,665 725 बन के आ रहा था, याद होगा आपका, और दोनों दिन होल्ड किया उस लेवल को, 700 के नीचे गए नहीं। करेक्ट। आज थोड़ा ऊपर करेंगे 17,700 750। और सोचिए डाउ फ्यूचर डाउ नीचे बंद होने के बावजूद हम रेंज को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पहला सपोर्ट जोन 700 750, इसके नीचे जाने की संभावना है। कम गए तो 17,625 17,665 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, स्ट्रॉन्ग। एक्सपायरी के दिन भी अगर गलती से यहाँ पहुंचे तो लेना ही लेना है ऊपर। ठीक है। 17,800 17,875 पहली रुकावट की जगह है, पार करके निकले तो 17,925 17,975 वहां पर अगर आज आ गए तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार अपनी तेजी की पोजीशन कम कर ही लेनी है। वापस नई सीरीज में देखेंगे क्या था। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट रेंज है। बैंक निफ्टी कल हमने 42,450 के आसपास का लो जरूर बनाया, तो आज वहीं से हम ट्रेडिंग रेंज को पकड़ेंगे। 42,600 675 पहली छोटी ट्रेडिंग रेंज है, क्योंकि क्लोजिंग बहुत बढ़िया मिली है बैंक निफ्टी। बिल्कुल सर। 42,825 की क्लोजिंग ने दिल खुश कर दिया। सो इसलिए रेंज मैंने यहाँ भी ऊपर शिफ्ट कर दी जी। 42,600 675 पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 42,375 42,450 स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह। अगर यहाँ फिर से आज आया तो लेना ही लेना है। ऊपर में 42,875 से 43,000 छोटी सी रुकावट की जगह है, पार करने की संभावना वैसे कम दिखती है डेटा के लिहाज से। निकले ऊपर तो 43,075 से लेकर 43,250 ये प्रॉफिट बुकिंग रेंज होगी आपके लिए। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बहुत एग्रेसिवली बिकवाली तब भी नहीं करनी है। बैंक निफ्टी में 43,000 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग ही है, एग्रेसिव बिकवाली नहीं है, क्योंकि वहाँ ब्रेकआउट बनेगा। एक चीज़ और बताऊँ जी, सिर्फ 13 दिन हुए हैं कल तक कि निफ्टी 17,600 के ऊपर बंद हो रहा है। करेक्ट। 13 दिन से, 13 सेशन से, दिन नहीं, बिल्कुल सर। 13 ट्रेडिंग सेशन से। और बैंक निफ्टी 9 ट्रेडिंग सेशन से 42,000 के ऊपर बंद हो रहा है। आप सोचो 17,600 कहाँ दूर है, 200 पॉइंट दूर, 1%। बैंक निफ्टी 42,000 1.5% दूर, मैक्सिमम 2%। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 1.5-2% के रिस्क पे मिल रहा है, 1% के रिस्क पे मिल रहा है। मैं बताऊं, यही थोड़ा सा एक पुश और मिल जाए ना निफ्टी को, थोड़ा ये रेंज से बाहर निकल जाए और बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर बंद हो जाए, नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा। हाँ, अरे अच्छा, क्या मैंने पहले भी बोला था पिछली बार, हाँ सीरीज की शुरुआत में। हाँ, आज रिपीट कर रहा हूँ बहुत दिनों बाद। कंसोलिडेशन है, तो इस कंसोलिडेशन के बाद नए लाइफ हाई की तरफ 100%। तो ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा ग्लोबल सपोर्ट मिल जाए ना, तो मई की सीरीज भी दमदार हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट, जबरदस्त दिखा रहा है। अब क्या होता है, कभी कभी स्ट्रेंथ दिखाने के बाद ऐसी जगह जाकर रुकता है जहां पर कई बार आप पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर अगर यहीं से करेक्शन आ गया और यार अपने को पता ही था 43,000 तो पार होना नहीं था, बड़ी मुश्किल वाला मामला है, ये 18,000 के आसपास तो रुकना ही था। वो हाइंडसाइट में आपको पीछे देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन जिस तरह की स्ट्रेंथ मार्केट दिखा रहा है, अगर कोई खराबी, ऐसी कोई खास खराब खबर नहीं है ना, तो ये नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार। चलिए, ये अच्छी बात है। अच्छी बात पर आप एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। कल ऑफ कोर्स नई सीरीज पर भी आपका आउटलुक तो लेंगे, बट अच्छा पहली सीरीज दीप ऐसी निकली नहीं है अप्रैल वाली, बड़े समय बाद, जो एकदम जैसा अनुमान था वैसी काम करती हुई दिखी है। हर एक रोज आपको ढंग के ट्रेडिंग के मौके हैं। अगर इस सीरीज में किसी एफएनओ ट्रेडर ने पैसा नहीं कमाया ना, तो उसको सीरियसली सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है लाइफ में। याद है जब ये सीरीज शुरू हुई थी, आपने कहा भी था 3 सीरीज का हमने एनालिसिस भी किया था कि 3 सीरीज के बाद चौथी सीरीज पॉजिटिव होती है। 9% पर आई थिंक एफआईएस की पोजीशन, आपने बोला इससे नीचे जाएगा नहीं, और बाकी फैक्टर्स भी दिखाए थे जो पॉजिटिव। मतलब जैसी स्क्रिप्ट लिखो वैसी फिल्म बन के आए, जैसा डायरेक्टर सोचे मूवी ऐसी बनेगी वैसी बन के आए, और क्या होगा। सो आई थिंक, अगर सीरियसली बोल रहा हूँ इस बात को, जितने एफएनओ ट्रेडर से ध्यान से सुनिए, अगर इस सीरीज में आप पैसा नहीं बना पाए तो आप गलत प्रोफेशन में। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे बढ़िया सीरीज बनना मुश्किल है। तेजी या मंदी की तरफ का सवाल नहीं है। आप जब ट्रेडर हैं तो आपको सही लेवल पे सही ट्रेंड के साथ बाजार ट्रेड करें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पूरा स्टेबल मार्केट, ओवरनाइट इंट्राडे वोलेटिलिटी लेस, कम, काफी कम, हर एक सपोर्ट लेवल पे बिल्कुल परफेक्ट, घूमना रुकना दोनों चीजें, सपोर्ट भी ले रहा है, रुकावट के लेवल पे, मतलब इससे बढ़िया क्या होगा मार्केट। बिल्कुल। और स्टेबल मार्केट है उसके ऊपर। तो आई थिंक ये है आपके लिए। चलिए, ओके, तो ये तो रहा सेटअप। थोड़ा डेटा भी समझा दें वैसे डेटा में। हाँ, एक्सपायरी का दिन है, एफआईएस कहाँ तक पहुंचे हम? आई थिंक बड़े लेवल्स हमने बात कर ली थी।
46% इंडेक्स लॉन्ग, ठीक है। पुट कॉल रेशियो 1/22 है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 1/31, हल्का सा हायर साइड पर है, लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा एक्सपायरी की वजह से। अगर कोई और दिन होता तो मैं कहता था थोड़ा ऊपर सावधान रहना, आज नहीं। 17,700 स्टॉप लॉस हमने 17,600 से ऊपर खींच लिया है, आज 17,700 रखा है। अब एक्सपायरी के हिसाब से किसी को बड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखना है वो 17,600 भी रख सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर रिस्क कम रखने के हिसाब से इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 17,700 रखिए, और जिसको डीप रखना है वो 17,600 रखिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 42,600 कर लीजिए, जिसको डीप स्टॉप लॉस रखना है उनके लिए कल वाला ही है 42,250। लेकिन जब आप 825 पे बंदे हो तो 250 का स्टॉप लॉस सेंसिबल तो नहीं होता, इसलिए। और एक्सपायरी के दिन है, बड़ा मुंह कभी अचानक से आए थोड़ी देर के लिए, तो स्टॉप लॉस 42,600 पे रखिए आप इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। शॉर्ट साइड पर वही स्टॉप लॉस है कल वाला 17,875, इंट्राडे और क्लोजिंग सेम रहेगा। बैंक निफ्टी पर कल ही वाला है 43,000, इंट्राडे और क्लोजिंग सेम रहेगा। नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी 17,665 से 17,750 की रेंज में, 3 टुकड़ों में लेना है, 750, 700 और 665। 3 टुकड़ों में प्यार से एंट्री कीजिए, आराम से धीरे धीरे मूड माहौल को देखकर। अगर आपको लग रहा है डाउ फ्यूचर और सब बड़े पहले ही भाग रहा है 750 पे घुस जाइए, नहीं तो 710-15 बढ़िया लेवल है, और 665 आए तो किसी को पूछना भी नहीं अपने को, कोई इन्विटेशन तो आएगा नहीं आपके घर पे देने के लिए, आओ जी मैं लेवल आ गया आप ले लो, अब खुद ही को डिसाइड करना है। 17,665 स्टॉप लॉस होगा 17,600 का। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 17,800, 825 और 850 तीन छोटे टारगेट है। 875, 925 मीडियम टारगेट है, और 975 फाइनल और बड़ा टारगेट। अगर आ जाए तो क्या कहने, आ जाए, कल आए, कभी भी आ जाए, ठीक है। बेचने की राय, बेचना तो है ही है। 17,850 से मूड बनाइए, देखिए, जरूरी नहीं वहीं पर कर देना है, लेकिन अगर ठीक लगे तो वहां पर 925 के आसपास दूसरा लोट अगर आपको बेचना है, अगर मल्टीपल बेचना है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है 18,000 का। टारगेट जो बनेंगे 17,800 और 17,775 दो छोटे टारगेट है, 17,750 और 17,715 ये मीडियम टारगेट है। 15 हाँ, ये जैसे ही 65 आया 17,665 2 दिनों का लो दीप 17,711, 15, 18 वहां रुकेगा। 700 तक के वेट करेंगे तो शायद काट ना पाए, सिर्फ 715 पॉइंट मैंने ही क्वेश्चन दे दी। ठीक है सर, गॉट इट। बैंक निफ्टी खरीदना है 42,375 से 42,450। अगर आज एक्सपायरी के दिन गलती से कोई करेक्शन में इस रेंज में बैंक निफ्टी आए तो 100% लेना है। 42,250 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 42,600, 675 दो छोटे टारगेट हैं, 42,725, 825 दो मीडियम टारगेट, और 875 का फाइनल टारगेट। बस ये 5 ही टारगेट है। लेकिन चूंकि आपको मुझे पता है कि चांस वहां आने के कम है, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो बढ़िया स्ट्रेटेजी, अगर गलती से आज बैंक निफ्टी आपको गैप डाउन मिलता है, फॉर एग्जांपल नीचे खुल गया, ठीक है ना, 150-200 पॉइंट, 675, 600 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहाँ ले लीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का दे रहा हूँ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, वो 42,400 का है, कल के लो के नीचे लगाना पड़ेगा। कल का लो 42,432 का है, उसके ऊपर जिसको फिर भी छोटा लगाना है 42,600 लगा दे। लेकिन अगर 42,600, 675 की रेंज में मिलता है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स को वहाँ खरीदना चाहिए। 42,400 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट जो बनेंगे 42,875 और 950 दो छोटे टारगेट हैं, 43,000, 43,075 दो मीडियम टारगेट हैं, 43,150 और 43,250 तक की यात्रा करने को तैयार होगा। फिर बैंक निफ्टी मूव बन रही है, बनेगी, अगर आएगी तो बनेगी। ठीक है। बेचना है एक तो अच्छे रिजल्ट किसके आ सकते हैं, एक्सिस आ जाए, एक्सिस से तो पता नहीं, मिक्स से रिजल्ट्स का अनुमान कैसे आएंगे भगवान जाने। एसबीआई वगैरह कोई एक आध बढ़िया बैंक का रिजल्ट, एक अच्छा और चाहिए, एक और अच्छा हाँ, 43,000 के पार निकाल ढूंढते हैं आपके लिए। कोटक महिंद्रा सैटरडे को है, कोटक सैटरडे है, एक्सिस आज है, एसबीआई तो बैक वेंचर से बाद में ही देगा, तो जल्दी आता नहीं। ठीक है, बड़े में कोटक ही है बस सैटरडे को, आज एक्सेस, बंधन आरबीएल से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फेडरल बैंक अगले हफ्ते, उसका भी कुछ हो नहीं। डन, ठीक है। बेचना है तो बैंक निफ्टी 42,950, 43,075 ये 125 पॉइंट की रेंज है जहां आपको बेचना है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही बेचे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 43,250 का होगा। यहाँ पर एक डिजिट बढ़ जाती है ना, 42 से 43 की रेंज में जा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस 43,250 का है। टारगेट जो बनेंगे 42,875, 42,825, 42,875, 42,825, ठीक है, छोटे टारगेट। 42,725 और 675, 725, 675 ये दो मीडियम टारगेट। 42,600, 42,450, 42,600,
440 to 450, ये बड़े टारगेट के लिए बिक वाली भी जरूर करिए, बिक वाली भी कोई टेंशन नहीं। करिए ना। हाँ ठीक है सर। बाय द वे, एक दिन के लिए आ गया बैन में जीएनएफसी, जी एंटरटेनमेंट को कंपनी देने के लिए। तो दो स्टॉक्स हैं आज बैन में, जीएनएफसी और जी। आमतौर पर मंथली एक्सपायरी के दिन स्टॉक बैन में रहते कम है, रोल ओवर का मौका मिल जाता है, इस बार रह और गए। इस सीरीज में हमने देखा मिडिल ऑफ सीरीज स्टॉक्स ही नहीं थे बैन में, सडनली फिर आपके लिए दो स्टॉक्स हो चुके हैं। चलिए कल तो वैसे डेटा 17,700 17,900 हम डिस्कस कर चुके हैं जी। निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, एफएनओ के भी डिस्कस हो जाए, कैश के भी हो गए, डन। ठीक है, डन सर। आइए फिर थोड़ा स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं और लेते हैं अनिल जी की भी राय बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर। आज दो स्टॉक्स हैं दीप जो बड़े एक्शन में रह सकते हैं। पहला है सिंजीन। जी। सिंजीन के नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त है। हर एक फ्रंट पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या परफॉर्मेंस आई, और क्या सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस तब आई है जब ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब हर तरह से बीट है, उम्मीद से काफ़ी बेहतर आप कह सकते हैं, दोनों ही लेवल पर आती हुई दिखी। क्योंकि आय 31% बढ़ना, मुनाफा 148 करोड़ से 180 करोड़, कामकाजी मुनाफा 26% बढ़ा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है दीप जी। कि खर्चे बहुत तेजी से बढ़े इनके। एम्प्लॉय कॉस्ट 37% और दूसरे खर्चे 13% बढ़े हैं। उसके बावजूद इन्होंने अच्छे numbers। ऑपरेटिंग लेवल पर परफॉर्मेंस अच्छी दी है। सो अच्छा, एम्प्लॉय कॉस्ट तो 37% हर क्वार्टर नहीं बढ़ेगी, करेक्ट सर, वन टाइम होता है ना। सो आई थिंक उस लिहाज से अगर आप देखें, मार्जिन 32% रहे, 33 से 32, वो मार्केट डिस्काउंट कर देगा। स्टॉक पिछले 5-7 दिनों में कुछ चला नहीं है, जी। कल भी एकदम डे लो पर बंद हुआ है, बिल्कुल। तो स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस भी बनी हुई नहीं है। आई थिंक ये स्टॉक कमाल कर सकता है। इसके साथ बायोकॉन पर भी नज़र रखनी चाहिए। हालांकि फार्मा स्टॉक्स के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, रिजल्ट के पहले और बाद के मुंह का एनालिसिस करने, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ। 618 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे जाए तो थैंक यू। 639, 646 और 655 ये बड़े टारगेट के लिए आपको सिंजीन में खरीदारी करने का मौका बन सकता है रिजल्ट्स के बाद। एक और स्टॉक है जो मुझे बड़ा पसंद आया रिजल्ट के बाद, और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है दीप। इन रिजल्ट्स को देखने के बाद एसबीआई लाइफ, अच्छा, ये आपके लिए, ये एसबीआई लाइफ के भी फ्यूचर्स हैं, ध्यान में रखिएगा, ये आप फ्यूचर्स लिख लीजिएगा। एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। मैं पहले आपको टारगेट्स वगैरह दे देता हूँ। 1105 का स्टॉप लॉस होगा एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में अगर आप खरीदारी करते हैं तो। 1140, 1155 और 1170 ये 3 टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो नई पॉलिसीज बेचते हैं, पूरी इंडस्ट्री में दीप हाईएस्ट ग्रोथ इनकी है। अच्छा, नई तो पॉलिसी में नई पॉलिसी 13-14% की ग्रोथ है, सबसे हाईएस्ट। ज्यादा फायदा इन्हें हुआ है। सबसे ज्यादा नई पॉलिसी ये बेच रही है, जो इनके बेस पे जो ग्रोथ, हाई परसेंटेज ग्रोथ है वो इनकी है। दूसरा है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो आता है इनके, वो मार्जिन 27 से 30% आए। प्रीमियम बढ़िया, मतलब नया बिजनेस तो मजबूत है ही है। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आई है, गाइडेंस अगले साल का जो दिया है, वो गाइडेंस बहुत बढ़िया दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हायर बेस पे गाइडेंस दे रहे हैं। एवरेज प्रीमियम अर्न, एपी जिसको बोलते हैं, इसका गाइडेंस 20 से 25% अगले साल का है। तो बहुत मजबूत गाइडेंस दिया मैनेजमेंट ने। और साथ ही वो कह रहे कि हाई बेस के बावजूद वित्त वर्ष 2024 में सिमिलर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये बड़े दिनों बाद मैंने एक मजबूत गाइडेंस सुना है इस स्टॉक की। आगे चलते हुए, अब ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ बहुत काम की है दीप, और ये इन्वेस्टर्स के काम की है। इस स्टॉक की ठीक उसी तरह से री रेटिंग हो सकती है आगे चलते हुए, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इसको न तो आप 100% पब्लिक सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मानते हो, न 100% प्राइवेट सेक्टर की मानते हो, ये बीच वाला मामला है ना। एब्सोल्युटली। इसकी भी री रेटिंग ठीक वैसे हो सकती है जैसे एसबीआई की हुई है। ओके। स्टेट बैंक की कैसे सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक के सामने, वैसी हो सकती है। और आप देखिए जितने ब्रोकरेजेस हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊपर के टारगेट हैं वो एसबीआई के, बाकी एचडीएफसी लाइफ हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, टारगेट के नजदीक ही वो चल रहे हैं। यहाँ अभी भी 1400, 1500, 1600 की रेंज के टारगेट है। रूम है। ये एक स्टॉक ऐसा है, ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। गॉट इट। वैल्यूएशन अपने जो पीयर्स हैं उसके मुकाबले में काफी सस्ता है। ये पोर्टफोलियो में रहने लायक स्टॉक है। समझ गया। आई थिंक स्पेशल 25 में एसबीआई लाइफ ही था। एक इंश्योरेंस स्टॉक तो था, जहां तक मुझे याद है एसबीआई लाइफ ही होना चाहिए, अब नॉट श्योर, बट एसबीआई लाइफ ये अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। कई बार रिजल्ट पे चले ना चले जरूरी नहीं, बट स्टॉक बहुत बढ़िया, नंबर्स बहुत बढ़िया।
स्टॉक बहुत बढ़िया, नंबर्स बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो ये है अनिल जी की राय। एसबीआई लाइफ बड़ा कन्विक्शन है, इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया आइडिया है, इसको अपने रेडार पर रखिए। इसको सिर्फ ये स्टॉक्स है ना, इनको एक दिन के मूव के हिसाब से मत Yes, देखिए, sir. क्योंकि रिजल्ट्स के एनालिसिस खाली आप रिजल्ट 3 महीनों का है। एसबीआई लाइफ था स्पेशल पैकेज। एसबीआई लाइफ था ना, SBI हाँ, मेरे को याद आ रहा था कि एसबीआई लाइफ सब, हाँ, बहुत मतलब बड़ी बात क्या थी, मेरा कॉन्फिडेंस पक्का हो गया जी। और कई बार लोग बोलते हैं ना कि 25 साल के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई ऐसे स्टॉक होने चाहिए जिसमें एसआईपी करें, ये वैसे स्टॉक है, समझ गया। चलिए, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से सारे के सारे आज का सेटअप, और 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स सिंजीन और एसबीआई लाइफ एस लेटर के हैं। आइए बाकी स्टॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं। हमारी टीम भी है तैयार, अरमान, कुशल, नुपुर और आशीष। अरमान, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें। जी, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें आपको निफ्टी में एक्सिस बैंक, HUL, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी कंपनियां उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी कई सारी कंपनियां हैं, लॉरिस लैब देख लीजिए, एम्फेसिस, ट्रेंड, उसी के साथ इंडियन होटल, श्रीराम फाइनेंस, ऐसी कई सारी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसमें कुछ अगर आप मैं नाम बताऊं तो आपको सोम डिस्टलरीज, चेन्नई पेट्रो, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, वेल्सपन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। विप्रो पर ध्यान रखेंगे क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ जो है शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। वेल्सपन इंडिया पर भी सिमिलर, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक और डिविडेंड दोनों पर जो है विचार किया जाएगा। हनीवेल ऑटोमेशन, F&O में आज इनका आखिरी दिन होगा और रेमंड की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अब देखेंगे 3:30 बजे के आसपास, और उसी के बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स ये है कि गोदरेज कंज्यूमर जो है वो रेमंड का कंज्यूमर केयर का कारोबार जो है वो खरीद सकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जो इनका राइट इशू है वो बंद होता हुआ दिखेगा। आईपीओ अपडेट के हिसाब से मैनकाइंड फार्मा, क्योंकि आज जो इनका आखिरी दिन है तो आईपीओ जो है आज के बाद अगर आप देखेंगे तो खत्म होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है एबीबी इंडिया में, डिविडेंड 5.5 का है, और जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब हैं वो अगर आप ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर, वहाँ पर जो है संबोधित करते हुए दिखेंगे। ग्लोबल के हिसाब से यूएसए का Q1 का जीडीपी का डेटा आएगा। और अगर आप आईपीओ अपडेट की बात करें तो जो कल तक अगर आप देखें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो मिलता हुआ दिखा है लगभग 88% का बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें QIB लगभग 1.9x, और NIS की बात करें तो वो लगभग पूरा बढ़ता हुआ दिखा है, 1x होता हुआ दिखा है, और रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 25% पर है। ओके, तो ये है आपके लिए आईपीओ पर अपडेट और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। मॉर्निंग कुशल, बताएं, नतीजों के साथ करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग दीप, बड़े नतीजों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस, नंबर्स ओवरऑल तो अच्छे लग रहे हैं, पर साथ साथ गाइडेंस आपको देखनी है NIM को लेकर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मॉडरेशन यहाँ पर FY24 के लिए NIMs पे आता हुआ नजर आ रहा है। NII यहाँ पर 30% बढ़कर 6,255 करोड़ पर आई है। अनुमान 6,140 करोड़ रुपए का था। मुनाफे के लिहाज से 31% की ग्रोथ रही है, 3,158 करोड़ पर। GNPA भी कंपनी की सुधार है, 1.14% के मुकाबले 0.94% पर अब ये आती हुई दिख रही है। हालांकि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली AUM ग्रोथ कंपनी ने FY23 में यहाँ पर दर्ज किया है। साथ ही आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि HDFC लाइफ, ये जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं रिव्यू वाइज ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है, और एज पर जो एस्टिमेट्स रहे हैं उसके हिसाब से नेट प्रीमियम इनकम करीबन 36% ग्रो कर 19,426 करोड़ पर आई है। मुनाफा 358 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, हालांकि अनुमान 420 करोड़ रुपए का था। APE लेकिन आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 70% की ग्रोथ के साथ 5,162 करोड़ पर आती हुई दिखी है। VNB मार्जिन्स भी 27.6% रही है, 27.5% का हमारा अनुमान था। AUM में 16.5% तक की ग्रोथ आती हुई दिख रही है। F&O स्पेस से कोफॉर्ज पर भी नजर रखिए, नंबर्स आज सुबह इसके आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से कमजोर नंबर दिख रहे हैं। हालांकि कंपनी की आय जितना अनुमान था उसके आसपास आती हुई दिख रही है, 2170 करोड़ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो कंपनी का ऑपरेशनल नंबर्स है वो काफ़ी खराब आया है। 224 करोड़ पर अब कंपनी का एबिट लेवल आता हुआ दिखा है, जबकि अनुमान 352 करोड़ रुपए का था। मार्जिन इसी वजह से 14.5% से घटकर 10.3% होती हुई दिखी है। हालांकि एक्सेप्शनल लॉस है 52 करोड़ रुपए का जो कंपनी ने दर्ज किया है। इसके साथ साथ LTTS नंबर्स अनुमान से बेहतर साइड पर दिख रहे हैं। डॉलर आय लगभग 2.9% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा आप देखिए 2.3% की ग्रोथ यहाँ पर रही है। मार्जिन स्टेबल है 18.7% पर। मुनाफा 2% बढ़कर 310 करोड़ पर आया, अनुमान भी 310 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पर LTTS पर नजर रखिए। OFSS नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन 40.4% से बढ़कर 43%, और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 10% की ग्रोथ के साथ 480 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। और अंत में इंडस टावर्स नंबर स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि अगर आप मार्जिन्स देखिए तो 51% पर आया, अनुमान 51.8% का था। और साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है 3,447 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, अनुमान 3,540 करोड़ रुपए का आता हुआ 340 करोड़ रुपए का था।
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं अनुमान से थोड़े से कमज़ोर साइड पर इंडस टावर के नंबर्स हैं, बट लार्जली सभी पैरामीटर्स पर ठीक ठाक आंकड़े पिछले क्वार्टर के मुकाबले आते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। नुपुर, मॉर्निंग बताएं आप कौन से नतीजे लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वोल्टास, जहाँ पे आपको क्वार्टर 4 के नतीजे काफ़ी मिले जुले लगेंगे। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल आज है तो बाकी काफ़ी सारी डिटेल्स उसके बाद आती दिखेगी। नंबर्स बता देती हूँ। कंपनी की आय में आपको अनुमान से बेटर करते हुए दिखाए। 11% की ग्रोथ यहाँ पर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखे तो 16% की गिरावट दिखेगी, क्योंकि कंपनी का जो एक सेगमेंट है EMP, वहाँ पर वन टाइम प्रोविजन लिया है, जिसके चलते जो अर्निंग्स है उस पर इम्पैक्ट आते दिखाए। मार्जिन्स भी करीबन 7.5% के आसपास आए, अनुमान 9% के आसपास का था, और अकॉर्डिंगली मुनाफे में 22% की डी ग्रोथ इस क्वार्टर में नजर आई है। लेकिन सरप्राइजिंग था, कंपनी का जो रूम एसी सेगमेंट है UCP, वहाँ पे 10% के मार्जिन कंपनी ने बनाए, और जो मार्केट शेयर लॉस का कंसर्न है वो अभी भी बना हुआ है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद आज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कैन फिन होम्स, जहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखेंगे, एक्सपेक्टेड लाइन्स पर आते हुए नजर आए। निम्स देखे तो वो डिक्लाइन है, वो एक्सपेक्टेशन भी थी। नेट इंटरेस्ट इनकम 10% से इस बार बढ़कर आई है, अनुमान के मुताबिक ही आती हुई नजर आई है। क्रॉस NPA, नेट NPA भी देखे तो वहां पे आपको सुधार दिखेगा, तो एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन था, तो 20 बेसिस पॉइंट से कम होकर यहाँ पे 3.45% के आसपास आते नजर आए। कैश में भी काफ़ी सारे नतीजे। सुप्रीम पेट्रोकेम के साथ स्टार्ट करें तो यहाँ पे कंपनी की आय में करीबन 7% की गिरावट आपको पिछले साल के कंपेरिजन में नजर आ रही है। मार्जिन देखे तो 500 बेसिस पॉइंट का बड़ा कट यहाँ पे दिखेगा, 20.5% से कम होकर इस बार 15% के आसपास आते दिखे, और मुनाफे में भी अकॉर्डिंगली 29% की डी ग्रोथ नजर आ रही है। UTI एसेट मैनेजमेंट, जहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की जो आय है वो 300 करोड़ के आसपास आती दिखी है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 16% की ग्रोथ दिखेगी, और मार्जिन में भी करीबन 600 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है, 34% से बढ़कर 40% के आसपास आते दिखे। IIFL फाइनेंस, यहाँ पे भी जो क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस है पिछले साल के कंपेरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। नेट इंटरेस्ट इनकम में देखें तो 39% की ग्रोथ है, मुनाफा देखें तो 28% से बढ़कर आया। क्रॉस NPA और नेट NPA में भी सुधार है, तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, और कंपनी ने 4 रुपए का अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। शॉपर्स स्टॉप, घाटे से मुनाफे में अब कंपनी आ चुकी है, तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आती हुई नजर आ रही है। कंपनी की आय करीबन 29.5% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो डबल होता दिखेगा, 76 करोड़ से बढ़कर 155 करोड़ हुआ है, और मार्जिन में शार्प इंप्रूवमेंट है। 11% के मार्जिन अब बढ़कर 17% के मार्जिन हो चुके हैं, और मुनाफा इस बार 14 करोड़ का है। पिछले साल कंपनी ने 16 करोड़ का लॉस किया था। तो शॉपर स्टॉप और दूसरी रिटेल कंपनीज भी आज फोकस में रहेगी। बिल्कुल, तो नतीजों की तो है लिस्ट, कैश और FNO निफ्टी सभी नतीजे रहेंगे, बट कुछ खबरें भी हैं। अरमान, बताएं इनके बारे में। खबरें डेफिनेटली शायद वो नुपुर ही बता रही हैं खबरें। चलिए बताइए, डबल शिफ्ट है नुपुर की, बताएं। इंश्योरेंस कंपनी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, जहां पर कंपनी के ऊपर जो खबर आई थी कि जो टैक्स की चोरी से संबंध में जो कंसर्न्स है, उसके चलते उन्होंने कहा कि DGI की तरफ से उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला है। तो एक क्लैरिफिकेशन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की तरफ से मीडिया की खबरों पर आते दिखा है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ RVNL, जहाँ पे सरकार से RVNL को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंपनी को नवरत्न CPSE में शामिल भी कर दिया, तो ये स्टॉक ऑलरेडी रन अप देख रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो आज भी फोकस में रहने वाला है। सिटी यूनियन बैंक के लिए भी पॉजिटिव खबर आती दिखी है, जहाँ पे कंपनी के MD एंड CEO साहब जो है उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। RBI से अब मंजूरी मिल चुकी है और 1 मई से प्रभावी हो जाएगा। तो सिटी यूनियन बैंक पे भी आपको रखनी है नज़र। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे 29 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है, FY24 के लिए फंड जुटाने पर बातचीत होने वाली है। QIP, FB और राइट्स इशू के जरिए फंड जुटा सकते हैं। चाय स्टॉक्स पे भी आज आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के जो भाव है वो कल लगभग 11.5% की वहाँ पर गिरावट नज़र आई थी, तो इन स्टॉक्स पर भी आप रखिए नज़र। इसके अलावा कैबिनेट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जी बिजनेस की खबर पर मुहर भी लगते हुए नजर आई थी। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है जहाँ पे नजर रहेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के जरिए एक और खबर आती दिखी है, जहाँ पे टेलीग्राम चैनल के जरिए चुनाव लगाने वाले सेबी पर भी सेबी का ऑर्डर आते दिखाए। सेबी ने 3 लोगों पर 3 साल और 3 पर 1 साल की पाबंदी लगा दी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है सेबी की तरफ से।
ओके, तो कुछ बड़ी खबरें आई हैं और इम्पैक्ट भी इसका आपको आते हुए दिख सकता है। आइए फिर ब्रोकरेजेस पर डालते हैं नजर। आशीष है हमारे साथ तैयार। FIR ढेरों रिपोर्ट्स आज भी हैं। मॉर्निंग आशीष, बताएं टॉप रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दिग्गज बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन सबसे ज़्यादा बुलिश है, ओवरवेट की रेटिंग के साथ 9,000 रुपये का लक्ष्य दिया है, 6,056 की क्लोजिंग है। वही मैक्वारी अगर आप देखें तो लंबे समय से स्टॉक के ऊपर बेरिश है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे, 5,200 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन की कमेंट्री आपको बताता हूँ, ये कह रहे कि जो कोर AUM ग्रोथ है वो साल दर साल यहाँ पर आपको 29% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ये मान रहे कि ग्रोथ तो है लेकिन चैलेंजेस अभी भी बरकरार देखने को मिल रहे हैं। गोल्डमैन भी सिमिलर कमेंट्री दे रहे हैं। इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं इनके अनुमान से कमजोर आपको देखने को मिले और साथ में अगर आप देखें तो ग्रोथ गाइडेंस जो 28 से 29% का दिया है वो भी यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स को पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 6,400 रुपये का टारगेट दिया है। मारुति ये भी दिग्गज कंपनी है, नतीजे आए थे, नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली जो है ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 11,155 रुपये का टारगेट दिया है, 8,507 की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मारुति पे अगर कोई बुलिश है तो सिटी है जो खरीदारी की राय दे रहे हैं और इनफैक्ट टारगेट प्राइस भी इन्होंने बढ़ाया है, 12,500 से बढ़ाकर 13,700 कर दिया है। लेकिन जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, ब्रोकरेज हाउस में सबसे कम लक्ष्य दिया है। हालांकि लक्ष्य थोड़ा सा इन्होंने एडजस्ट भी किया है, पहले 8,430 रुपये का टारगेट था, अब 8,800 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन सबसे कम है ब्रोकरेज हाउस में देखा जाएगा तो। इसके अलावा HDFC लाइफ यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग के साथ 700 रुपये का टारगेट दिया, हालांकि पहले 650 का टारगेट दे रहे थे, नतीजों के बाद 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। CLSA ने रिड्यूस की रेटिंग दी है और लक्ष्य 500 से बढ़ाकर 560 है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस में है सबसे कम, 532 की क्लोजिंग है। जेफरीज की कमेंट्री में देख रहा हूँ जहाँ पर ये मान रहे हैं कि VNB में करीब 68% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली और प्रीमियम ग्रोथ आगे जाकर भी बेहतर रहेगी तो फोकस रहेगा। SBI लाइफ एक और दिग्गज कंपनी है जहाँ पर आपको नतीजों का असर देखने को मिला, सबसे कम लक्ष्य दे रहे CLSA खरीदारी के रैक के साथ, हालांकि लक्ष्य को थोड़ा सा एडजस्ट भी किया है, पहले 1325 का टारगेट था, अब 1375 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 1118 की क्लोजिंग है। लेकिन बुलिश नजर आ रहे हैं सिटी जो खरीदारी की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य है इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, 1657 से बढ़ाकर 1695 कर दिया, यहाँ पर आपको रखनी नजर। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 1410 रुपये के लक्ष्य के लिए, तो SBI लाइफ यहाँ पर भी ढेरों रिपोर्ट्स है। बिल्कुल, तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर तो रखनी है नजर, SBI लाइफ एनर्जी के भी रेडार पर है। और कौन सी रिपोर्ट्स लाए आशीष आप? दीपांशु LTTS यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है, यहाँ पर देखिए तो सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 4,630 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 3,447 की क्लोजिंग है। और जेपी मॉर्गन सबसे ज़्यादा बेरिश है, अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, हालांकि जो लक्ष्य इन्होंने अभी भी नतीजों के बाद घटाया है, 3,000 से घटाकर 2,850 रुपये कर दिया। अब ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली मान रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं अनुमान से बेहतर यहाँ पर देखने को मिल रहे, डॉलर आए हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इसका जिक्र है इस रिपोर्ट में किया गया है। CLSA देखें तो रेटिंग को इन्होंने पहले बिकवाली की राय थी, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य में थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, 3200 से बढ़ाकर 3550 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो LTTS के बाद वोल्टास अंत में यहाँ पर रिपोर्ट्स आएंगी क्योंकि नतीजों का असर है, तो गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 840 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि नतीजे इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिले, इन्होंने फोरकास्ट में भी बदलाव किए हैं। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे 919 के लक्ष्य के लिए और साथ में मैक्वारी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 885 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात एनर्जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे है इंडसइंड बैंक। काफी बेहतरीन टेक्निकल चार्ट लग रहा है। नतीजों के बाद स्टॉक में करेक्शन आई थी, एक रिवर्सल है, 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन MACD, RSI भी बाय बोल रहा है। 1115 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1115 का स्टॉप लॉस, 1178 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक पे खरीदारी की राय। ओके, इंडसइंड बैंक खरीदे ये राय। और कुणाल जी सुप्रभात, आपके लिए तो अच्छी खबर भी है हमारे पास में, बहुत चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ में। 11.5% चाय के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम हुए हैं। यस, भले आपके यहाँ कम तुरंत ना हुए हो, सेंटिमेंट तो आप सुधार ही सकते हैं अपना, तो बनाए सर, एंजॉय करिए शुरुआत पिक ऑफ द डे।
सुप्रभात सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खबर तो आपने बड़ी अच्छी सुनाई अनिल जी सवेरे, लेकिन अनिल जी खबर का असली आनंद तब आएगा जो दोस्त लोग हैं वो भी अनिल जी इस खबर का संज्ञान लें और समझें कि अब चाय पिलाना सस्ता हो गया और मुझे चाय के लिए अनिल जी कुछ एक आमंत्रण आ जाए। हाँ, तब अनिल जी असली खबर का बात तो सही है। बंसल जी ने हाथ भी खड़ा कर दिया है इमीडिएटली। जी बंसल जी, आमंत्रण खाली कुणाल जी के लिए और भी हिमांशु जी भी, जैसे आशीष जी भी, जो दिल्ली वाले, कम से कम मुंबई वालों को ना भी बुलाएं तो। नहीं अनिल जी, गुड न्यूज कुणाल जी के लिए नहीं है, गुड न्यूज उनके लिए है जो कुणाल जी के घर जाते हैं। अनिल जी, खाली हाथों को जाता नहीं है। तो कुणाल जी का तरल पदार्थ चाय है अनिल जी, सस्ती होगी तो गुड न्यूज हमारे लिए अनिल जी। तो हमें तो सस्ती पड़ेगी अनिल जी। चलिए बढ़िया है। आइए कुणाल जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अच्छा कुणाल जी तक कुणाल जी चाय पिलाएंगे नाम से आवाज चली गई। चले गए। बंसल जी ऐसे बाउंसर मत मारा कीजिए, कुणाल जी ने सुनना बंद कर दिया। तब तक आइए मुलाकात की जाए सुमित जी से। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मुझे अभी चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है वो है इंडिगो। इंडिगो के अंदर कल मोमेंटम बना था। इंडिगो के अंदर तेजी बनने के बाद 3-4 दिनों के लिए कंसोलिडेट हुआ और कल एक वापस से स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। तो इंडिगो के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। कोई भी डीप 2000 के लेवल तक मिलता है तो उसमें खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करके चलें। स्टॉप लॉस नीचे में बनेगा 1980, 1980 और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 2060 का, दूसरा टारगेट बनेगा 2075 का। तो 2060, 2075 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए इंडिगो में खरीदारी करें और नीचे में 1980 का स्टॉप लॉस लगाएं। परफेक्ट। इंडिगो, इंडसइंड बैंक, आई लेटर पर फोकस हमारे एक्सपर्ट्स का। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे पसंद है टाटा मोटर्स। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक अच्छी रनअप, एक अच्छे तेजी के बाद पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेशन में उड़े हैं और कल यहाँ पर एक पेनेंट फॉर्मेशन में से ब्रेकआउट का अटेम्प्ट होता हुआ नजर आया है। मेरा मानना है कि ये जो तेजी है ये एक्सटेंड हो सकती है। तो स्पॉट में लगभग 478 रुपए के क्लोजिंग है। आज के सेशन में अगर ओपनिंग वीकनेस के चलते 475, 476 तक मिलता है, वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 470 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 485 और 495 रुपए के दो टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि टाटा मोटर्स में आज या आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपके लिए टाटा मोटर्स पर। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है वो आपके साथ कॉमन हो गया है। एसबीआई लाइफ पे खरीदारी करने की सलाह है। कल जो इसके नतीजे आए, नतीजे हर पैरामीटर्स पे अच्छे लग रहे हैं और दूसरा जो गाइडेंस वगैरह भी दिया है इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा, और खास करके जब आप कंपेयर करें, साथ ही में एचडीएफसी लाइफ के भी नतीजे आए थे उनसे कंपेयर करें तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आज खरीदारी करनी चाहिए। 1150 का आज का टारगेट है, 1110 का स्टॉप लॉस रखना है। कि एसबीआई लाइफ है आज पिक ऑफ द डे के तौर पर सेठी साहब की पसंद। कुणाल जी से संपर्क टूट गया था, अब कुणाल जी चाय पीने के बाद सुन पा रहे हैं अच्छी तरीके से। कुणाल जी बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, आज एक नहीं बल्कि 2 पिक ऑफ द डे देने वाला हूँ अनिल जी, जिससे कि अनिल जी मान लीजिए किसी दिन नोटा का इस्तेमाल करना हो तो बिना किसी ग्लानि के मैं कर पाऊँ। तो अनिल जी इसीलिए एक की जगह 2 देना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आगे इरादे आपके ठीक नजर नहीं आ रहे। चलिए आज तो ले, जो हाथ में मिल रहा है वो तो ले ले, बात में तो क्या। हाँ। जी सर बताएं। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। जो निजी बैंक है, सरकारी बैंक है, सबके चार्ट स्ट्रांग हुए हैं और आज एसटीएक्स बता रहा है कि 30 पॉइंट नीचे खुलेगा। तो अगर नीचे के लेवल्स पर मिल जाए तो फेडरल बैंक को खरीदे। यहाँ 132 रुपये 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रख लें। 137 और 140 ये 2 टारगेट हैं जिनके लिए फेडरल बैंक खरीदना है। दूसरी खरीदारी की राय है पावर ग्रिड में, जिसमें एक बहुत जबरदस्त मूव हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा और एक बड़ा ब्रेकआउट भी चार्ट पर दर्ज हुआ है। तो पावर ग्रिड में खरीदारी करें। यहाँ 235 रुपये पर स्टॉप लॉस रखें। एक ही लक्ष्य है 245 रुपये। 245 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड में भी यहाँ पर आप करें खरीदारी। ये है आपके लिए राय आती हुई इस स्टॉक पर। चलिए आइए सेठी साहब से भी कुछ और उनकी पसंद के शेयर आज के लिए जान लिए जाए। सेठी साहब बताएं सर और कौन कौन से स्टॉक से आपके रेडार पर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है मारुति, जो कल 8,500 के आसपास बंद हुआ है। कल इसके भी तिमाही नतीजे आए और नतीजों के बाद जो कमेंट्री या जो केपेक्स का प्लान बताया कंपनी ने, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहना चाहिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और आज भी स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह 8,500
75 का आज का टारगेट है, 8485 का स्टॉप लॉस रखना है। तीसरा स्टॉक अगेन आज फोकस में रहना चाहिए, स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया, जिसने खबरें हैं कि टाटा मोटर्स के साथ कुछ करार किया है, और वैसे भी केपेक्स वाली जो कंपनियां हैं वो मुझे अच्छी लग रही है, अच्छी लगती है। कई बार मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ है, मुझे लगता है आज भी ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। खरीदारी करने की सलाह, 1590 का टारगेट, 1550 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक एक एफएमसीजी स्टॉक है, डाबर में खरीदारी करने की सलाह है, 533 पे कल बंद हुआ, 545 का टारगेट, 528 का स्टॉप लॉस। और फाइनली मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन भी अच्छा करना चाहिए, हाल ही में इसके नतीजे अच्छे थे, उसके बाद हमने देखा स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनी है, बट मुझे लगता है यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड आने चाहिए। तो इसमें आज का टारगेट है 1260 का, स्टॉप लॉस 1235। ओके, तो ये हैं सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर करनी है आपको खरीदारी। ये 4 स्टॉक और आपके रडार पे, मारुति, क्यूमिंस, डाबर और टाटा कम्युनिकेशन, और पिक ऑफ द डे के तौर पर तो एसबीआई लाइफ है ही।